नमस्कार। मैं अनिल सक्सेना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स के पार्ट 5 के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। पार्ट 3 में हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के कुछ चार्ट्स देखे थे। उन चार्ट्स को आरंभ किया था हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल्स से। इन दोनों के बाद क्रम में आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कैपिटल गेन्स के पार्ट फोर्थ में हमने लगभग सारी चर्चा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड की थी। यूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब प्राप्त करने की लागत, यानी कि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हमने कितना मूल्य चुकाया। लेकिन कैपिटल गेन्स के रूल्स में कुछ विशेष संपत्तियों की प्राप्त करने की लागत को ज्ञात करने के लिए विशेष नियम होते हैं। उन नियमों की चर्चा हम यहाँ पार्ट 5 में जारी रखेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, इसका प्रावधान सेक्शन 49(1) में दिया गया है। कभी कभी जो करदाता संपत्ति बेचता है, उस करदाता ने उस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं चुकाया होता। आमतौर पर ऐसी स्थितियां तब पैदा होती हैं जब करदाता ने ये संपत्ति कोई उपहार के रूप में, किसी वसीयत के रूप में या किसी इर्रिवोकेबल ट्रस्ट के रूप में प्राप्त की होती है। जब कोई संपत्ति विशेष परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों का जिक्र धारा 49(1) के अंतर्गत है, उन परिस्थितियों में प्राप्त किया जाता है, तो उन परिस्थितियों में प्राप्त करने की लागत करदाता द्वारा न चुकाई गई करदाता द्वारा चुकाई नहीं गई होती है, बल्कि हम प्राप्त करने की लागत करदाता से पूर्व स्वामी, उसका जो प्रीवियस ओनर होता है, उस करदाता की लागत को प्राप्त करने की लागत मानते हैं। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें करदाता के पूर्व स्वामी की लागत को हम करदाता की प्राप्त करने की लागत मानेंगे? ऐसी परिस्थितियों के की लिस्ट यहाँ दी हुई है। यदि संपत्ति कोई गिफ्ट में, कोई विल वसीयत में प्राप्त की हो, किसी सक्सेशन के द्वारा इनहेरिटेंस में अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त की गई हो, या सक्सेशन फ्रॉम प्रोप्राइटरी फर्म टू प्रॉपर्टी कंसर्न टू पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, जब किसी एकल व्यापार की संपत्तियां, एकल व्यापार अपने आप को स्वयं को कन्वर्ट कर ले किसी पार्टनरशिप फर्म में, या पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसी कंपनी में, तो ऐसी दशा के अंदर जब कन्वर्जन से प्राप्त संपत्ति कंपनी या पार्टनरशिप फर्म द्वारा बेची जाती है, तो उसका प्राप्त करने की लागत उसके पूर्व स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी कंसर्न की लागत को लेते हैं। यदि फर्म का, कंपनी का या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जब डिसोल्यूशन हो और पार्टीशन के अंतर्गत जब संपत्तियां उसके सदस्यों में वितरित की जाएं, तो संपत्ति खरीदी होती है एचयूएफ ने, फर्म ने या कंपनी में, जबकि उसके पार्टीशन पे, उसके डिसोल्यूशन पे जब उसके सदस्य संपत्ति प्राप्त करते हैं और आगे आने वाले वर्षों में उन्हें बेचते हैं, तो उनके प्राप्त करने की लागत एचयूएफ द्वारा चुकाया गया मूल्य, फर्म द्वारा चुकाया गया मूल्य या कंपनी के द्वारा चुकाया गया मूल्य होता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि कंपनीज का कई बार मर्जर होता है, एमलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है। कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जब चेंजेस होते हैं, तो नई कंपनी द्वारा जब कोई संपत्ति पुरानी कंपनी द्वारा से ली जाती है और आगे आने वाले वर्षों में बेची जाती है, तो पूर्व स्वामी पहले वाली कंपनी के द्वारा चुकाई गई लागत ही उसके प्राप्त करने की लागत मानी जाती है। इसी तरह से होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच के ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो भी उससे पहले वाले स्वामी द्वारा चुकाए गए मूल्य के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। यहाँ पे इस बात का जिक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडेक्सेशन इज आल्सो डन विद रेफरेंस टू द ईयर इन विच द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द एसेट एंड नॉट द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसएसई। यानी कि जब कोई करदाता अपने प्राप्त करने की लागत को अपने पूर्व स्वामी की लागत मानता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49(1), तब जब हम इंडेक्स करते हैं, तो इंडेक्स करते समय भी बेस ईयर में जो इंडेक्सेशन का वर्ष है, वो वर्ष लिया जाता है जिस वर्ष में पूर्व स्वामी ने वो संपत्ति प्राप्त की थी। यदि किसी करदाता ने वो संपत्ति गिफ्ट में या उपहार में, उदाहरण के लिए सन 2010-11 में प्राप्त की है,
लेकिन उसके पूर्व स्वामी ने उस संपत्ति को 2004 या 5 में खरीदा है, तो हम इंडेक्सेशन करते समय 2004 या 5 का जो इंडेक्स है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसका इस्तेमाल करेंगे, न कि उस वर्ष का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस वर्ष में ये एक संपत्ति करदाता के हाथ में आई है। तो ये प्रीवियस ओनर के संबंध में, प्रीवियस ओनर की लागत को जब हम प्राप्त करने की लागत मानते हैं, उसके संबंध में सेक्शन 49(1) के प्रावधान थे। इसके साथ ही हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के संबंध में भी ये नियम ध्यान में रखना पड़ता है कि जब अंशों को या सिक्योरिटीज को हमने 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त किया है, तो हमारे पास ये विकल्प होता है कि एक्चुअल कॉस्ट उस अंशों को, उस सिक्योरिटीज को प्राप्त करने की, या 31/3/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू, उचित बाजार मूल्य, इन दोनों में से जो करदाता अपने आप अपने ज़्यादा बेनिफिशियल समझता है, जिसको चयन करने से करदाता को लाभ होता है, वो विकल्प के रूप में उस प्राप्त करने की लागत को ले सकता है। क्या विकल्प हैं? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2001। लेकिन यदि करदाता ने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद प्राप्त किया है, तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने, और 31 मार्च 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू का विकल्प चुनने के लिए उसके पास कोई विकल्प अल्टरनेट नहीं रहता। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि ये जो नियम है कि 1/4/2001 से पूर्व प्राप्त संपत्ति के संबंध में हम एक्चुअल कॉस्ट या 31 मार्च 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को लेते हैं, ये नियम अन्य भी कैपिटल एसेट्स जो कि 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त की थी, उन पर भी लागू होता है। और ऐसी संपत्तियों का इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कि इंडेक्सेशन करते समय हम बेस ईयर 2001-2 का इंडेक्स लेते हैं, जो 100 से बेस ईयर से आरंभ होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के निर्धारण के संबंध में हम कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों से भी रूबरू होते हैं जब किसी संपत्ति को करदाता ने पूर्व में कभी बेचने का प्रयास किया था, और बेचने का प्रयास करते समय किसी संपत्ति का सौदा पूर्ण नहीं हो पाया और करदाता द्वारा एडवांस मनी जब्त कर लिया गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी संपत्ति को बेचने का प्रयास करते हैं, और जो व्यक्ति हमारे को संपत्ति खरीदने का प्रपोजल देता है, उसकी सिंसिरिटी को टेस्ट करने के लिए हम उससे कुछ अग्रिम धनराशि ले लेते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय का समझौता हो जाता है कि विद इन ए सर्टेन पीरियड यदि क्रेता पूरा मूल्य लेके विक्रेता के समक्ष उपस्थित होता है, तो संपत्ति बेच दी जाएगी। यदि वो पूरा मूल्य चुकाने में एक निश्चित अवधि में असमर्थ रहता है, तो उसका जो अग्रिम धनराशि है, जो एडवांस मनी है, वो फोरफीट कर लिया जाएगा, वो हरण कर लिया जाएगा, वो कर विक्रेता जब्त कर लेगा। ऐसी स्थिति के अंदर यदि विक्रेता द्वारा पूर्व में संपत्ति को बेचने के संबंध में कोई अग्रिम धनराशि जब्त की हुई है, तो इस जब्त की हुई धनराशि को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से घटा देते हैं। लेकिन नियम ये है कि यदि ऐसी जब्त की गई धनराशि 31 मार्च 2014 से पूर्व हमने जब्त की थी, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से घटाते हैं। यदि ऐसा हमने अग्रिम धनराशि 31 मार्च 2014 के बाद जब्त की है, हरण की है, फोरफीट की है, तो उस दशा के अंदर जिस वर्ष में हमने ये ऐसा एडवांस धनराशि प्राप्त की, हरण की, उस वर्ष के आय में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में हम अग्रिम धनराशि को टैक्सेबल कर देते हैं। और जब अग्रिम धनराशि को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर चुके होते हैं, तब इसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से नहीं घटाते। तो नियम 31/3/2014 से पूर्व अलग था, 31/3/2014 के बाद अलग है। 31/3/2014 से पहले अग्रिम धनराशि जो जब्त कर ली गई, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से घटा दी जाती थी, जबकि 31/3/2014 के बाद प्राप्त एडवांस मनी जो फोरफीट कर लिया गया, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में इनकम टैक्सेबल मानते हुए टैक्सेबल कर देते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स के संबंध में। डेप्रिसिएबल एसेट्स
इसका नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख धारा 50 में सेक्शन 50 में किया गया है। यदि किसी डेप्रिसिएबल एसेट्स को हम बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस एसेट्स के पूरे ब्लॉक की वैल्यू होती है। अगर उस ब्लॉक में जिस संपत्ति को हमने बेचा है उसके अलावा अन्य भी कई संपत्तियां हैं, तो उस पूरे ब्लॉक की जो रिटन डाउन वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में घटा दी जाती है। लेकिन ऐसा घटाते समय हमें इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ब्लॉक में जो संपत्ति बेची गई है उसके अलावा अन्य संपत्तियां भी मौजूद हैं, या वह संपत्ति जो बेची गई वो अपने ब्लॉक की अकेली संपत्ति है। यदि वो संपत्ति अपने ब्लॉक की अकेली संपत्ति है तो ऐसी दशा में यदि फुल वैल्यू ऑफ ब्लॉक की जो रिटन डाउन वैल्यू है वो हमारे नेट प्रोसीड्स से यदि ज़्यादा आती है तो ऐसी दिशा के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की चर्चा हमने यहाँ इसलिए की कि हम पहले ये नियम पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएबल एसेट्स कभी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं होती, चाहे उनके धारण की अवधि हमारे जो हमारे पास संपत्ति होल्डिंग पीरियड है वो कितना भी रहा हो। डेप्रिसिएबल एसेट्स के ट्रांसफर से उत्पन्न होने वाला कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ तब हो सकता है जब वो संपत्ति अपने ब्लॉक की अकेली संपत्ति हो और उस संपत्ति को बेचने से उस ब्लॉक की फिजिकल एग्जिस्टेंस व्यापार तथा पेशे में समाप्त हो जाए। यदि उस ब्लॉक में बेची गई संपत्ति के अलावा अन्य भी कुछ संपत्तियां मौजूद होती हैं और जो फिजिकली अपना एग्जिस्टेंस व्यापार में बनाए रखती हैं, यूटिलिटी देना बनाए रखती हैं, तो ऐसी दिशा में हम उस ब्लॉक की सिर्फ उतनी ही वैल्यू नेट प्रोसीड्स में से घटाते हैं जिससे नो लॉस नो गेन की पोजीशन आ जाए, और शेष वैल्यू को हम अपना ब्लॉक का रिटन डाउन वैल्यू मानते हुए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना जारी रखते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस डेप्रिसिएबल एसेट्स पे सिर्फ उस दशा में आ सकता है जब डेप्रिसिएबल एसेट्स अपने ब्लॉक की अकेली सिंगल एसेट हो। इसी चर्चा के साथ आज का ये डिस्कशन हम समाप्त करते हैं। पार्ट 6 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।